बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पाथ लाइन को डिस्कस किया था और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पाथ लाइन को देखा था थोड़ा सा। अब उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि पाथ लाइन हमारे पास हमने इक्वेशन ली थी किसी पार्टिकल की, वो हमारे पास डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी थी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी। तो डी आर ओवर डी टी क्या होता है? आपके पास पोजीशन वेक्टर आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास होगा डी एक्स ओवर डी टी आई के साथ, डी वाई ओवर डी टी जे के साथ, डी जी ओवर डी टी के साथ। क्यों? क्योंकि बिकॉज आर इज पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। जब आप इसको टी के लिहाज से डेरिवेट करेंगे तो ये आपके पास इसी तरह ही आएगा कि डी एक्स ओवर टी आई के साथ, जे के साथ और के साथ। और वी आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके पास होते हैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब दोनों को कंपेयर करें, आई को आई के साथ कंपेयर करें तो दिस सिंप्लाइज डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी, डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो यही आपके पास जो इक्वेशन 1 है इस कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर द पाथ लाइन। हैंस इक्वेशन 1 represent the differential equation for the path line। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर द पाथ लाइन। जिस तरह आपके पास स्ट्रीम लाइन में था कि स्ट्रीम लाइन में हमारे पास क्या था कि डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी इज इक्वल टू डी जी ओवर डब्ल्यू था। इसी तरह ही पाथ लाइन के अंदर डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू यू होगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी होगा, डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? डब्ल्यू होगा। अब अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड पार्टिकल को फिक्स कर लूं, ये हमारे पास इन जनरल केस है। अब मैं अगर बात करूं कि फ्लूइड पार्टिकल मेरा क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। suppose that the fluid particle of fixed density be at किस पॉइंट पे? एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट। जिस तरह हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं तो मैंने पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं वो एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नेट ले लिए हैं और टाइम को टी नॉट ले लिया है क्योंकि अनस्टेडी केस में हमारे पास टाइम आएगा तो वो मैंने टी के साथ टी नॉट ले लिया है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास हमने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बनाई थी पाथ लाइन के अंदर, वो फिर क्या होगी? हैव टू बी सॉल्व विद द इनिशियल कंडीशन, हैव टू बी सॉल्व विद द इनिशियल कंडीशन। तो उस पर बेसिकली हमारे पास फिर इनिशियल कंडीशन आ जाएंगी। तो इस पाथ लाइन की इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट पॉइंट के साथ हमारे पास क्या होगी? वो इस तरह से होगी कि एक्स इजिकल टू टी नॉट पे हमारे पास क्या होगा? एक्स नॉट। वाई टी नॉट पे हमारे पास क्या होगा? वाई नॉट। और जी टी नॉट पे हमारे पास क्या होगा? जी नॉट। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। यानी जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसकी इनिशियल कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से होंगी और दी पाथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो जो हमारे पास पाथ लाइन होंगी, द पाथ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट आर द solution of equation 1 और satisfying
satisfying the initial condition, satisfying the initial conditions in equation 2। तो वो सेटिस्फाई करेगा जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन, सोल्यूशन जो 1 है वो सेटिस्फाई करेगा जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास इक्वेशन 2 के अंदर आई है। ये था 3D के लिए। अगर मैं 2D की बात करूं, फॉर 2 डिमेंशनल, अगर 2 डिमेंशनल फ्लो होगा तो द डिफरेंशियल इक्वेशन 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बिकम्स, या रिड्यूस, तो वो फिर किस में रिड्यूस हो जाएगी, dx ओवर टी इज इक्वल टू यू और dy ओवर टी इज इक्वल टू वी। 2D में हमारे पास u भी रहेगा, जबकि 3D में हमारे पास u v w के साथ होगा। और अलॉन्ग विद इनिशियल कंडीशन, इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, अलॉन्ग दी इनिशियल कंडीशन x t नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई टी नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन होगी। तो ये हमारे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पाथ लाइन। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन में हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन निकालेंगे। अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड हमारे पास गिवन हो, वो कंप्रेसिबल भी हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर पाथ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है। इसमें मैं वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने आपको स्ट्रीम लाइन के अंदर एक क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दिया था, उसी को मैं उठाऊंगा जो हमारे पास था कुछ इस तरह से। ये एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में करने के लिए कहा था स्ट्रीम लाइन के, कि फाइंड द इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रीम लाइन के क्वेश्चन में 2 पार्ट्स थे, एक मैंने किया था, एक मैंने कहा था आपने खुद करना है, तो उसी को मैं पाथ लाइन के में सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ the path line for the following incompressible flow field। क्या दी हुई है हमारे पास, u इज इक्वल टू के एक्स, v इज इक्वल टू माइनस के वाई, और यहाँ पे जो k है वो कांस्टेंट है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको खुद करने के लिए दी थी। अब मैं इसको पाथ लाइन में सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंस द फ्लो इज फील्ड इज 2D, क्योंकि u v है तो 2D है। सिंस द फ्लो फील्ड इज 2D या 2 डिमेंशनल, therefore from इक्वेशन, फिर 2D के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, dx ओवर dt इज इक्वल टू u था, dy ओवर dt इज इक्वल टू क्या था, v। 2D के लिए हमारे पास ये था। अब हम क्या करेंगे, u और v की वैल्यू पुट कर दें। dx ओवर dt इज इक्वल टू, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, kx, dy ओवर dt, v की वैल्यू हमारे पास माइनस के वाई। अब x वाले को एक तरफ कर लें और t वाले को, मतलब कांस्टेंट और t एक तरफ कर लें, यानी इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखें x इसके साथ और ये dx है, तो ये x इस तरफ ले आए तो dx ओवर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k dt, और y इधर लेके आए तो dy ओवर माइनस भी इधर ले आए, माइनस वाई इज इक्वल टू के डी टी। हमने क्या किया है इसको कि x वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, t वेरिएबल को एक तरफ, y वेरिएबल को एक तरफ कर लिया, t वेरिएबल को एक तरफ। ये अब आप देखें कि dx ओवर x इज इक्वल टू के डी टी के इक्वल आया है, और dy ओवर माइनस वाई इज इक्वल टू के डी टी के इक्वल आया। तो ये के डी टी और के डी टी, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, इसको स्मॉल इक्वेशन 2 कहूँ, दोनों को कंपेयर करूँ, अगर राइट साइड की इक्वल है तो लेफ़्ट साइड की इक्वल होगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
तो बच्चों फिर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस वाई। और ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन का था। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, y को इस तरफ लिख लें, x को उस तरफ लिख लें, या इसी तरह इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेट करेंगे आपके पास इंटेग्रल 1 ओवर एक्स डी एक्स, इंटेग्रल 1 ओवर वाई, माइनस को बाई लिख दें डी वाई। तो 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन नेचर लॉग एक्स माइनस नेचर लॉग ऑफ वाई प्लस नेचर लॉग ऑफ सी। माइनस का वाई उस तरफ जा क्या हो जाएगा, प्लस का वाई इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ सी। दो नेचर लॉग में प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब लॉग की प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपके पास नेचर लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ सी। नेचर लॉग से कट जाएगा, काटना नहीं है, कैंसिल हो जाता है। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी वेयर सी इज़ अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, वेयर सी इज़ द कांस्टेंट। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन। आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन आ गई। एक चीज़ आप नोट करें, अगर आपने वो क्वेश्चन जो मैंने आपको खुद करने के लिए दिया था वो किया है, उसका आंसर भी यही आता है। वही नोट दैट, नोट लिख लें, वी नोट दैट द फ्लो फील्ड इज स्टडी, क्योंकि ये स्टडी का केस था। द पाथ लाइन coincide with the streamline, with the, इसी क्वेश्चन को आप बच्चों स्ट्रीम लाइन में करें और पाथ लाइंस में करें तो दोनों का आंसर एक्स वाई इजिकल टू सी ही आएगा। तो ये हमारे पास नोट ये है कि ये आपस में कंसाइड करते हैं कि हमारे पास अगर फ्लो फील्ड स्टडी होगा तो जो आंसर आपके पास पाथ लाइन का आया है वही आंसर आपके पास किसका आएगा, स्ट्रीम लाइन का आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाथ लाइन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये एग्जांपल थी। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी कंपोनेंट components for an unsteady two-dimensional incompressible flow field are given by u is equal to x over t, v is equal to y। तो फाइंड, ये u है आपके पास और ये v है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ लाइन passing through the point 1 1 1 1 1 at t is equal to 1। तो बच्चों आपके पास u x ओवर t है, v y है, t क्योंकि इसमें आ गया तो ये हमारे पास अनस्टडी का केस है वेलोसिटी कंपोनेंट का। इसमें भी आपने इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन उसी तरह करनी है जैसे हमने एग्जांपल की थी। तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। इसमें भी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 और t1 को पुट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें भी आप आंसर अपना चेक करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीक लाइंस। स्ट्रीक लाइन हमारे पास क्या होती हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन है हमारे पास, अ स्ट्रीक लाइन is a line, a streak line is a line
consisting of all those fluid particles that have passed through a fixed point in the flow field at some earlier instant। तो हमारे पास स्टीक लाइंस की सिंपल डेफिनेशन मैंने ये लिखी है कि हमारे पास वो लाइन है जो कि तमाम फ्लूइड पार्टिकल को पास करती है एक फिक्स पॉइंट में, जो कि फ़्लो फील्ड के अंदर होता है। फ़्लो फील्ड के अंदर हमारे पास किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर जो भी पार्टिकल को हमारे पास पास करेगी लाइंस, वो लाइंस हमारे पास स्टीक लाइन कहलाती हैं। स्टीक लाइन हमारे पास स्टडी और अनस्टडी के केस में किस तरह होगी? अगर हमारे पास फ्लो स्टडी हो, द फ्लो इज स्टडी, तो देन स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन, path lines and streak line are all identical। तो तमाम के तमाम हमारे पास आइडेंटिकल ही होंगी। स्टडी के केस में अगर फ्लो हमारे पास स्टडी हो तो जो स्ट्रीम लाइन का केस था पाथ लाइन का, उसी तरह का हमारा स्टीक लाइन का केस होगा, आइडेंटिकली होंगी। अगर आपके पास मोशन अनस्टडी हो, द फ्लो इज अनस्टडी या मोशन इज अनस्टडी, द पार्टिकल इंजेक्टेड at the same point at different time need not flow the same path। तो जो उसका फ्लो होगा वो सेम पाथ के अंदर फ्लो दी सेम पाथ। तो हमारे पास अगर फ्लो अनस्टडी होगा तो जो पार्टिकल हैं वो इंजेक्ट कर जाएंगे एट द सेम पॉइंट के अंदर, डिफरेंट टाइम के अंदर जो फ्लो है वो सेम पाथ में ही रहेगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लाइन नीड नॉट टू बी द सेम, यानी हमारे पास इस केस के अंदर, इन दिस केस यानी अनस्टडी के केस में, इन दिस केस द 3 टाइप्स ऑफ लाइंस जो कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्टीक लाइन, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन भी कहलाती हैं। द 3 टाइप्स ऑफ लाइन, 3 टाइप्स ऑफ लाइन नॉट नीड बी द सेम। तो इस केस में ये सेम नहीं रहेंगी, जबकि स्टडी के केस में ये क्या होंगी, सेम होंगी। इसमें हमारे पास नोट है बच्चों। नोट क्या है? नोट है हमारे पास द स्ट्रीम लाइन आर ऑफन, द स्ट्रीम lines are often used in analytical work, while the path line and streak line
आर ऑफन यूज इन एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो बच्चों ये तीनों जो टाइप्स ऑफ लाइन हमने पढ़ी हैं, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, ये हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन है वो बेसिकली एनालिटिकली वर्क को एक्सप्लेन करता है, जबकि पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वर्क को डिस्क्राइब करता है। जिस तरह हमारे पास इक्वेशंस थी स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन की, इसी तरह ही हमारे पास इक्वेशन होती है स्ट्रीक लाइन की। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन। इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन। तो इक्वेशन फॉर द स्ट्रीक लाइन हमारे पास क्या है? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन एट टाइम t, the equation of the streak line at time t can be derived by the Lagrangian। जो हमने लग्रांजियन मेथड देखा था बिल्कुल वैसे ही इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन को सॉल्व किया जाता है। इन दिस मेथड द पोजीशन एक्स वाई जी of the fluid particle at any time t is given by। तो हमारे पास किस तरह से गिवन बाय होगी? तो उसकी इक्वेशन जिस तरह लग्रांजियन के अंदर हमने देखा था मेथड के अंदर, तो वो हमारे पास होगी x इज इक्वल टू f1 x नॉट y नॉट z नॉट t। y के लिहाज से होगा f2 x नॉट y नॉट z नॉट t, और z के लिहाज से होगा f3 फंक्शन के साथ x नॉट y नॉट z नॉट t। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसमें x नॉट y नॉट z नॉट क्या है? वेयर x नॉट y नॉट एंड z नॉट are the coordinates of the initial position of the particle at some initial time t naught, of the particle at some initial time t naught, initial time t naught। तो if a fluid particle of identity, if the fluid particle is identity x naught y naught z naught passes a fixed point, तो x नॉट y नॉट z नॉट से वो फिक्स पॉइंट x1 y1 z1 पे हो जाएगा at some earlier टाइम t इज इक्वल टू एस। यानी फॉर एग्जांपल पहले वो क्या था, इन जनरल केस के अंदर वो t टाइम के लिहाज से x नॉट y नॉट और z नॉट की पोजीशन पे था। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीक लाइन की, तो स्ट्रीक लाइन में अगर अर्लियर की बात करें कि अर्लियर इंसिडेंट के अंदर जो हमारा फ्लो फील्ड है वो टाइम s के लिहाज से वो x1 y1 और z1 हो जाएगा। और फिर उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? जिस तरह ये x y z थी उसकी इक्वेशन होगी x1 इज इक्वल टू f1 x नॉट y नॉट z नॉट और टी एस हो जाएगा।
जिस तरह इक्वेशन 1 में आप देखें बच्चों, इक्वेशन 1 में जो टाइम t है वो s में चेंज हो जाएगा और जो x y z है वो x1 y1 z1 में चेंज होएंगे। बस यही करना है। बाय 1 आप लिख सकते हैं कि बाय 1, तो बाय 1 को ही हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका y1 आ जाएगा, वो क्या होगा f2 इज इक्वल टू f2 x0 y0 z0 और s आ जाएगा। इस तरह z1 आपका क्या होगा f3 x0 y0 z0 और s। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन और 2 में क्या फ़र्क है कि t की जगह पे s आ गया है और x y z पॉइंट जो इनिशियल थे उसकी जगह पे क्या आ गया x1 y1 और z1 आपके पास आ गया है, जो आपके पास पोजीशन थी। यानी x y z पोजीशन की जगह पे इनिशियल फिक्स पॉइंट x1 y1 और z1 आ गया। अब अगर सॉल्व करें इक्वेशन 2 को, सॉल्विंग इक्वेशन 2 फॉर x0 y0 z0, सॉल्विंग इक्वेशन 2, अगर सॉल्व करें इक्वेशन 2 को x0 और y0 और z0 की वैल्यू निकालें तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी, वही है। तो वो बच्चों इस तरह से वैल्यू आपके पास निकलेगी कि x0 एक नया फंक्शन बन जाएगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ g1 का। लाजमी g1 आप h1 भी कह सकते हैं, k1, जो मर्जी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो जो आपका x1 यहाँ पे था वो अंदर चला जाएगा, x1 y1 और z1 और s टाइम के लिहाज से। इस तरह यहाँ पे आपका y0 आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन g2 आ जाएगा, यहाँ पे x1 y1 z1, ये z0 नहीं z1 और s आ जाएगा। इस तरह आपका z0 की वैल्यू आ जाएगी g3 x1 y1 z1 और s। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। बच्चों इक्वेशन 2 में बेसिकली क्या किया है, पहले हमने x1 y1 z1 निकाला था। तो लैग्रांजियन मेथड के अंदर आप देखें जब हम x0 y0 और z0 में जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शन चेंज हो जाता है और यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ आ जाती हैं x1 y1 और z1। ये मैंने इस तरह इक्वेशन 3 के अंदर लिखा है। अब क्या करेंगे कि अ स्ट्रीक लाइन is the locus of the position xyz of a particle which have passed through a fixed point at some earlier incident. तो streak line the locus of the position xyz, तो the equation of the streak line passes through the fixed point अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड 3 में हमारे पास जो x है वो इज इक्वल टू होगा f1 और g1 g2 g3 नए फंक्शन और टाइम t के लिहाज से। इस तरह y इज इक्वल टू होगा f2 g1 g2 g3 और टाइम t के लिहाज से। इस तरह z इज इक्वल टू होगा f3 g1 g2 g3 टाइम t के लिहाज से। ये जो आपके पास इक्वेशन 4 आ गई है, इक्वेशन 4 इज डिस्क्राइब इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। हैंस इक्वेशन 4 डिस्क्राइब इक्वेशन 4, हैंस इक्वेशन 4 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। इक्वेशन ऑफ, तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। तो इस तरह से हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लैग्रांजियन मेथड के अंदर हमने देखा था कि हम अपने सिस्टम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो स्ट्रीक लाइन में भी इस तरह से होगा। इसकी एग्जांपल बहुत ही आसान होंगी। इसमें हमारे पास वेलोसिटी फील्ड गिवन होगा, तो उसके अंदर भी हम सिंपल इंटीग्रेशन करके, तो ये हमारे पास मेथड था कि हमारा जो सिस्टम है एक्स वाई जी पे था, तो वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इस तरह से चला जाएगा, जो कि आप एग्जांपल के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि स्ट्रीक लाइन को हम किस तरह से इक्वेशन में फाइंड करते हैं, मतलब हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन किस तरह से निकलेगी हमारे पास अगर वेलोसिटी फील्ड हो। अल्लाह हाफिज़।